जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के पेपर को। तो इस बार यूजीसी नेट ने जो आंसर की दी है वो लगभग परफेक्ट ही है। ऐसा अब तक के यूजीसी एनटीए के इतिहास में पहली बार हुआ कि इसने बहुत कम गलतियां की हैं या ना के बराबर किया है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गुडे एवं हार्ट का जो है 1992 में इन्होंने मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी थी। उसमें इन्होंने रिसर्च के जो चरण बताए हैं वो क्या क्या थे। तो रिसर्च का जो इनका चरण रहा है वो इस प्रकार है कि इन्होंने सबसे पहले विषय के साहित्य सर्वेक्षण की बात कही है। तो किस चीज़ की? साहित्य सर्वेक्षण की बात कही है। तो सबसे पहले एज आ जाएगा। उसके बाद समस्या, उसके बाद इन्होंने पुनर्निर्देशन चरणों जो चरण होंगे उसकी बात की है। औपचारिक रूप देना, इसके बाद परिकल्पना का विकास, फिर अध्ययन की जा रही घटना के साथ संपर्क, मतलब जिस घटना का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ जाके हम डेटा इकट्ठा करेंगे, ये चीज़ें इन्होंने बताई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वह थर्ड होगा। अगला है निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में समाजशास्त्री उद्गम की दृष्टि से कालक्रम के अनुसार बताना है। तो देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र की शुरुआत हुई तो उद्विकासी सिद्धांत या सावयव के साथ जोड़कर लोग देखते थे, और उद्विकासी सिद्धांत का विरोध करने के लिए मार्क्सवाद आया था। कौन? मार्क्सवाद। तो सबसे पहले हमारा डी आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वह ए होगा। तो नंबर 1 पे मार्क्सवाद, उसके बाद हमारा जो आता है अंतःक्रियावाद आएगा। अगर अंतःक्रियावाद न होकर के प्रकार्यवाद होता तो प्रकार्यवाद भी आता, तो अंतःक्रियावाद आएगा। उसके बाद उत्तर संरचनावाद, और फिर उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद आता है। तो डी सी बी ए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1940 में पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख शहर अर्थात एक स्ट्रीट गैंग का क्लासिकल निर्जातीय अध्ययन मतलब सहभागी अध्ययन किया था। तो जैसा हमने पढ़ा है कि डब्ल्यू फुटे वाइट या विलियम एफ वाइट जो थे, उन्होंने अमेरिका के एक गली मोहल्ले का अध्ययन किया, वहाँ के गैंग बाल अपराधी बच्चों का अध्ययन किया सहभागी अवलोकन के माध्यम से। तो विलियम फुटे वाइट हो जाएंगे, इसका आंसर हमारा थर्ड होगा। अगला है नगर का संबंध न केवल विशिष्ट और निर्वैयक्तिक से होते हैं बल्कि वे स्वार्थ पर आधारित होते हैं। तो इन्होंने कहा कि नगर का निर्माण स्वार्थ, निर्वैयक्तिक और विशिष्ट होते हैं। तो लुइस वर्थ है। अगला है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 1। अगला है हीगल मार्क्स द्वारा वर्णित इतिहास के द्वंद्वात्मक विकास किसको दर्शाते हैं? तो हीगल और मार्क्स ने पहले तो हीगल ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात की है। तो यहाँ पक्ष, प्रतिपक्ष और समपक्ष, ये 3 चरण है जो हीगल प्रयोग करते हैं, बाद में उसको मार्क्स ने आगे अपनाया था। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात कही है, पक्ष, प्रतिपक्ष और समपक्ष के 3 चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला है निम्नलिखित में से किसने शक्ति को ऐसी संभावता जिससे किसी सामाजिक संबंध में एक कर्ता द्वारा प्रतिरोध के बावजूद, मतलब सामने वाला विरोध कर रहा है उसके बावजूद
अपनी इच्छा अर्थात स्वयं की इच्छा को उस संभाव्यता के आधारित होने के मूल विचार किए बिना लागू करने की स्थिति में होता है, अर्थात बलपूर्वक अपनी इच्छा को मनवा सकता है। तो शक्ति को इस रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसको परिभाषित करते हैं मैक्स वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला है, कार्ल मार्क्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अलगाव का घटक नहीं है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कौन सा घटक नहीं है, तो उन्होंने उत्पादन के अलगाव से बात की थी, मानव क्षमता से अलगाव की बात की है, साथी कामगारों से अलगाव की बात की है, और इन्होंने नातेदारी के से अलगाव की चर्चा नहीं की है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2। नातेदारी से अलगाव की चर्चा मार्क्स नहीं करते। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गुणात्मक तुलनात्मक विश्लेषण QCA शब्द की चर्चा की है? तो ये प्रश्न थोड़ा आपको नया लगेगा, लेकिन इसका आंसर जो है यहाँ कंपैरेटिव मेथड तुलनात्मक अध्ययन। तो चार्ल्स रेगिन है जिन्होंने गुणात्मक तुलनात्मक विश्लेषण शब्द की जो है चर्चा की है अपनी पुस्तक द कंपैरेटिव मेथड 1987 में। अगर यहाँ बुक्स ना दी होती तो ये क्वेश्चन और अधिक टफ हो सकता था, तो इससे यहाँ इजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। अगला प्रश्न है कि गुरनार्ड जी मिर्डल भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास के सिद्धांत के संबंध में जी मिर्डल की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मिर्डल ने किसकी किसकी चर्चा की थी? तो समृद्धि की सार्वभौमिक अवस्था, तो भैया हर समय समृद्धि हो तो ऐसी कोई संभावना नहीं है हर जगह, तो ये नहीं होगा। संचयी परिवर्तन की बात की थी उन्होंने, पारंपरिक समृद्धि की बात नहीं की थी, चक्रीय कार्य कारण प्रभाव की चर्चा की थी, अर्थात बी एंड डी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। कौन सा? 2। तो संचयी परिवर्तन, चक्रीय कार्य कारण भाव जी मिर्डल ने बताया है परिवर्तन के लिए। अगला है, एक समष्टि यूनिवर्स में प्रत्येक इकाई के चयन मतलब प्रत्येक इकाई की चयन की संभावना है। तो जब प्रत्येक इकाई की चयन की संभावना कहाँ पे होती है? यादृच्छिक प्रतिचयन में। अगला है, किसका अर्थ है कि समाज के लोग स्थिति निर्धारित करने वाले लाभ और हानि को अतिव्यापी परस्पर निर्भर प्रणाली के रूप में मानते हैं? तो यहाँ जो है इसका आंसर होगा अंतर अनुभागिता। इसमें जेंडर, लिंग, जाति इन सबको एक दूसरे पर डिपेंडेंस बताया गया है, तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भौतिक और गैर भौतिक सामाजिक तथ्यों की चर्चा की है? तो इमाइल दुर्खिम करते हैं, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला है आधुनिकता को जगरनॉट किसने कहा? तो ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो जगरनॉट की बात करते हैं एंथनी गिडिंग, तो इसका आंसर होगा 3rd। अगला है कथन दिया है कि अशक्तता या बाधितता समाज शास्त्र, कलंक और क्षमांतकन के अध्ययन से संबंधित है। तो सही है कि भाई समाज शास्त्र में अक्षमता, बाधिता को कलंक या स्टिग्मा से जोड़कर देखते हैं, तो ये बात सही है। अशक्तता आंदोलन अशक्त के लिए एक सामाजिक मॉडल के सृजन पर आधारित रहा है, जो चिकित्सा मॉडर्न के लिए एक प्रत्यक्ष चुनौती है। तो यहाँ दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है कि दोनों जो बता रहा है कि कलंक क्षमांकन अध्ययन से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इससे एक चुनौती मिलती है किसको? चिकित्सा मॉडल को, आंदोलन होते हैं इन सब चीज़ों। तो यहाँ व्याख्या भी है, तो इसका राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, विपदाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो विपदाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है, तो इसमें जो है
सबसे पहले हमारा आया था कौन सा? दक्षिण एशियाई तटीय सुनामी। कौन? दक्षिण एशियाई तटीय सुनामी आया था। तो यहाँ डी सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा आता है कौन था? मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित करने वाले कैटरीना तूफान, फिर हैती, फिर लास्ट में ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट जापान सुनामी या भूकंप। तो ग्रेट जापान की सुनामी भूकंप जो है लेटेस्ट में आई है। दक्षिण एशियाई की तटीय सुनामी जो है 1700 कुछ के आसपास मानी जाती है। इसी तरह मैक्सिको के 1856 के आसपास ये दक्षिण एशियाई तटीय सुनामी को देखा गया था। इस तरह से है। तो इसका राइट आंसर जो है 4 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पहलुओं में B.R. अम्बेडकर के बारे में सही है। तो अम्बेडकर जी क्या कहना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था की निंदा की और जाति के उच्छेदन करना, मतलब जाति को समाप्त करना चाहते थे। इन्होंने सुधार की बात कभी नहीं की है, प्रशंसा नहीं की है, वर्ण व्यवस्था के प्रति उदासीन थे, ये भी नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगला है, भारतीय परिदृश्य में। तो भारतीय परिदृश्य में हमारा इसमें से भारतीय परिदृश्य में सामाजिक जरा विज्ञान, जरा मतलब जेरेंटोलॉजी के रूप में कौन सा शब्द वर्णित करता है? तो जीवन चक्र की वैयक्तिक स्थिति का एक पहलू, मतलब एक स्टेटस प्रदान करता है, ये हो जाएगा। समकालीन आर्थिक स्थिति नहीं, तो ये गलत है। पीढ़ी की सदस्यता के अनुसार स्तरीकरण की गतिशीलता नहीं। वैचारिकी स्थिति उपकरण से संबंधित आकस्मिक प्रक्रिया नहीं, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा जीवन चक्र में वैयक्तिक स्थिति का एक पहलू है, मतलब जब बुढ़ापा आता है लोग, तो वहाँ एक बुजुर्ग का स्टेटस अलग रहता है, हाई रहता है, सम्मान देते हैं लोग, तो ये चीज़ें होंगी। और पीढ़ी की सदस्यता के अनुसार स्तरीकरण के गतिशील घटक के रूप में है कि भाई व्यक्ति एक समय में उस स्थिति तक पहुंचता है। तो ए और सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो? 2। अगला है, वह स्थिति, तो वह स्थिति जिसमें अल्प अवधि तक लाभ प्राप्त करते समय पर्यावरण हमारे संबंध में दीर्घकालिक गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ाता है, तो उसको कहते हैं, तो उसको पर्यावरणीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरणीय घाटा। तो भाई कुछ समय के लिए हमें लाभ मिल रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हानि भी पहुंचा रहा है, तो इसको पर्यावरणीय घाटा कहेंगे। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ सुमेलित करना है, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें पता है उसको करेंगे। जैसे यहाँ हमें उलरिच बेक रिस्क सोसाइटी पता है, तो यहाँ लगा दिए। तो सी का 4 हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1 पे है। तो जिगमेंट बाउमैन ने लिक्विड लब की बात की है। डेविड बरास जो है द विस्परिंग विदिन की बात करते हैं। ब्लूमर बात करते हैं सोसाइटी एज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सोसाइटी एज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 1। अगला है तात्मदायी राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सामाजिक आंदोलन में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो भैया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आज राजनीति में लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो यह एक तरह से नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर 2 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के दार्शनिक मूल आधारों के बारे में व्यवस्थित विवरण दिया है और विषयों के संकीर्ण खाँचों में ज्ञान का कोष्ठीकरण नहीं करने की वकालत की है? तो किसने ज्ञान के कोष्ठीकरण की नहीं करने की वकालत की है? राधा कमल मुखर्जी ने। तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा।
अगला है एंथनी गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकता से संबंधित नहीं है। तो कौन सी संबंधित नहीं है, तो इन्होंने डिस्टेंसिएशन की बात की है, डिसएम्बेडिंग की बात की है, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात करते हैं, पेसिज्म की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, पेसिज्म की बात गिडिंग्स नहीं करते। अगला है इमाइल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से किनके वृद्धि से समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है। तो किनके आने से समाज में श्रम विभाजन होता है, तो उन्होंने भौतिक घनत्व की बात की थी, नैतिक घनत्व की बात की थी, मात्रा की बात की, मतलब मात्रा से मतलब यहाँ पे संख्या से है, संख्या से है, लेकिन उपभोक्तावाद की बात कहीं भी जो है दुर्खीम नहीं करती। तो ए बी सी सही है, राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला है कथन दिया है कि मिशेल फूको के अनुसार शक्ति और ज्ञान एक दूसरे के सावयवी रूप में है, मतलब जहाँ शक्ति है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ शक्ति है। तो ये कथन सही है। कारण दिया है कि शक्ति का स्रोत आवश्यक रूप से ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता, तो बिल्कुल गलत है। फूको ने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, शक्ति ही ज्ञान है, तो कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए 3 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कथन दिया है कि परिस्थिति की रूप में संपोषणी संस्कृति एक ऐसी जीवन पद्धति है जो भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण धरोहर को खतरे में डाले बिना, मतलब जो सतत विकास है या संपूर्णी संस्कृति है, वो क्या करता है कि भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाए रखती है, खतरे में डाले बिना अपने ज़रूरतों को पूरा करती है। तो बात सही है। कारण दिया है कि जोखिम समाज एक ऐसा समाज है जिसमें प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के कारण भिन्न मात्रा में जोखिम होते हैं। तो ये भी कथन सही है। उलरिच बैक ने जोखिम समाज की बात की है। तो यहाँ दोनों कथन सही हैं लेकिन रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो ये तो और इजी है। इमाइल दुर्खीम बात करते हैं हमारी किसका, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात करते हैं दुर्खीम। कार्ल मार्क्स बात करते हैं अलगाव की। मैक्स वेबर बात करते हैं नौकरशाही, और सोशल सिस्टम की बात करते हैं पार्सन्स। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा 1। अगला है ओरिएंटलिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्शन ऑफ द ओरिएंट। तो ओरिएंटेशन की बात करते हैं, कौन बात करते हैं, एडवर्ड सही। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला है कथन दिया है कि एंथनी गिडिंग्स ने तर्क दिया कि आधुनिक एक गतिशील घटना नहीं है। तो भाई रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात करते हैं, लचीलेपन गतिशीलता की बात करते हैं, इसलिए कथन तो गलत है। कारण दिया है कि आधुनिकता का जगरनाट समाज में परिवर्तन की गति को बढ़ा देता है। तो एक कथन भाई भगोड़ा समाज, तो इन्होंने कहा जगरनाट कहा कि भैया बहुत तेजी से भागता है, तो कथन गलत है लेकिन कारण सही है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। कौन सा 4। अगला है घनिष्ठता के रूपांतरण के मुद्दे में लॉरेंस स्टोन। तो लॉरेंस स्टोन के निम्नलिखित आरोही क्रम बढ़ते क्रम में परिवार के चरणबद्ध मॉडल की बात किसने की है। तो चरणबद्ध मॉडल, तो सबसे पहले यहाँ जो होगा परिवार को एक खुले सिरे वाला निम्नतर गैर भाविक था, तो पहला बी हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा कि पहले इन्होंने परिवार को एक खुले सिरे वाला निम्नतर भाविक समूह बताया।
दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा है कि भाई वैवाहिक, उसके बाद विवाह होगा, माता पिता के बीच प्रेम और संक्रमणशील रूप होगा। तीसरे पर इन्होंने घरेलू निजता को काफ़ी अधिकता के साथ घनिष्ठ भाव के साथ जोड़ा है। और चौथे नंबर पे हमारा उपभोग के लिए तैयार भावपरक व्यक्तिवादिता आया, मतलब आधुनिक समाज में आ गए हम। तो ये चीज़ें, हाँ, तो क्या हो जाएगा, BCAD। तो इसका राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगला है, इमाइल दुर्खीम का पहला प्रोफेसर पद किस विषय में रहा या किस विषय के प्रोफेसर थे? तो शिक्षा शास्त्र के थे। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, भाई निम्नलिखित शब्द में एंथनी गिडिंग्स से संबंधित है। तो स्ववियोजन की बात करते हैं, आधुनिकता जगन्नाट की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के मध्य अलगाव की बात नहीं की है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ABC अर्थात 1। अगला है, मानव सामाजिक संसार पर लागू होने वाले कांट के प्रत्यक्षवाद का प्रतिफल क्या है? तो इन्होंने कहा कि भैया प्रत्यक्षवाद क्या होता है, अनुक्रमिक अवस्थाओं के सिद्धांत जिसके माध्यम से ज्ञान के प्रत्येक शाखा से गुजरना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि भाई कांट कहते हैं कि अनुक्रमिक अवस्थाओं का सिद्धांत, लॉ ऑफ 3 स्टेज बताया इन्होंने। और बौद्धिक वही लॉ ऑफ 3 स्टेज है जो इन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज को इस 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद को अंतिम स्टेज इन्होंने बताया। तो इसका राइट आंसर जो था 2 हो जाएगा ऊपर वाले का। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा या किसका कथन है कि शहर लोग वस्तु और घटनाओं का एक संकलन है या संदलन है, क्रस है? तो यह कथन जो है हमारा जॉर्ज सिमेल का है। किसका? जॉर्ज सिमेल का, अर्थात आंसर 3rd से। अगला है, कथन दिया है कि समृद्धि का तर्कशास्त्र संसार के एक आशावादी दर्शन लगाता है जो दर्शाता है कि लोग अधिक उत्पादन प्रौद्योगिकी का निर्माण करके अपने जीवन में सुधार किया है। तो सही है। कारण दिया है क्योंकि पर्यावरणविद इसका विरोध देते हैं कि समृद्धि की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए ताकि पर्यावरण के निपात से बचा जाए। तो यहाँ दोनों कथन सही है और व्याख्या भी है। तो क्या है, दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। क्या नहीं है? व्याख्या नहीं। कि ऊपर तो समृद्धि के तर्कशास्त्र की पॉजिटिव बात करता है और नीचे जो है पर्यावरण इसका विरोध करता है कि इसका समृद्धि की सीमाएं जो है उसका लिमिट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। अगला है, किसका कथन है कि मैं कभी भी अपनी स्कूलिंग को अपनी शिक्षा के मार्ग में नहीं आने दिया? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात करते हैं इवान इलीच। इन्होंने सीधा ही कहा कि हम बिना स्कूल के भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और मार्क ट्वेन, तो जो राइट आंसर एनटीए ने दिया है वो मार्क ट्वेन दिया है। तो ये थोड़ा डाउटफुल है लेकिन भाई दोनों ने इस चीज़ की बातें की है इसलिए मार्क ट्वेन को माना जाता है कि सीधा सीधा कहीं भी ये स्टेटमेंट खोजने पे नहीं मिलेगा आपको। तो मार्क ट्वेन है 4 आंसर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो द्विअक्षी मॉडल की बात करते हैं एलपी विद्यार्थी, बहुअक्षी मॉडल की बात करते हैं योगेंद्र सिंह, मतलब मल्टीपल परंपरा की जो बात की थी योगेंद्र सिंह। सार्वभौमिकरण और संकीर्णीकरण की बात करते हैं मैकिम मेरियट। और पवित्र सम्मिश्र की बात करते हैं जो हमारे योगेंद्र सिंह। तो यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी कर दे रहे हैं। द्विपक्षी एलपी विद्यार्थी हैं, बहुपक्षी मॉडल एससी दुबे, सार्वभौमिकरण और संकीर्णीकरण मैकिम मेरियट, पवित्र सम्मिश्र की बात करते हैं योगेंद्र सिंह।
तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। कौन सा, सॉरी, यहाँ जो इसका आंसर होगा वह 1 होगा, क्योंकि द्वीप अच्छी मॉडल जो है योगेंद्र सिंह की बात करते हैं। सही बात, द्वीप अच्छी मॉडल योगेंद्र सिंह बात करते हैं। बहु अच्छी मॉडल जो है हमारा बहु अच्छी मॉडल हमारा SC दुबे करते हैं। और पवित्र संकुल की बात करते हैं LP विद्यार्थी, सम्मिश्र या संकुल की बात करते हैं। और सार्वभौमिकरण और संकीर्णीकरण की बात करते हैं मैकीमेरी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा जो होगा वह 1 हो जाएगा। अगला कथन दिया है कि परिवार का विखंडन भारतीय समाज में अभी भी एक प्रमुख राजनैतिक परिघटना है। तो भाई विखंडन परिवार संरचना सामाजिक घटना है, न कि राजनीतिक घटना, तो इसलिए हमारा गलत है। कारण दिया है कि IP देसाई ने महुआ गांव का, गुजरात में महुआ का अध्ययन करके संयुक्त परिवार के भावुकता के मानदंड के संबंध में नाभिकीय परिवार और संयुक्त परिवारों की संरचना का अध्ययन किया है। तो यह कथन हमारा सही है। तो कथन गलत है, कारण हमारा जो है सही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। कथन गलत है, कारण सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कराना है। तो अब घुरिए, तो घुरिए का हमारे इंडोलॉजी या भारत विधा परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। DP मुखर्जी, तो DP मुखर्जी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। NK बोस सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से और हार्डीमैन उपाश्रित परिप्रेक्ष्य से। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है मिशेल फूको के अनुसार एक संरचना जो सत्ता के किसी व्यक्ति के लोगों के एक समूह का पूर्ण अवलोकन करने की संभावना प्रदान करती है। तो निगरानी की बात कर रहे हैं, सर्विलांस की बात करते हैं। तो सर्विलांस शब्द को जो इन्होंने बताया है फूको ने, उसको पैनाप्टिकॉन शब्द के रूप में संबोधित किया। पैनाप्टिकॉन, तो यह सर्विलांस कहते हैं। तो यहाँ 2 सही है। अगला है मार्क्स ने ढांचे में निम्नलिखित अवधारणाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो ये जो है कालक्रम ऑलरेडी लगा हुआ है। 1 होगा, पहले वर्ग होगा, फिर स्वयं में वर्ग, फिर स्वयं के लिए वर्ग, फिर लास्ट में हमारा वर्ग संघर्ष, और इसका अगला स्टेप होगा वर्ग विहीन समाज। तो ABCD इसका जो है आंसर हो जाएगा 3rd। अगला है पशु तत्काल अपने जीवन के क्रियाकलाप में एक रूप होता है, मनुष्य अपने जीवन क्रियाकलाप को ही अपनी इच्छा और अपनी चेतना का वस्तु बना लेता है। तो ये भी कथन जो है थोड़ा डाउटफुल में था, चेतना को लेकर, इच्छा को लेकर। तो ये स्टेटमेंट जो है कार्ल मार्क्स का है कि पशु तत्काल में अपने जीवन क्रियाकलाप को एक रूप, मतलब पशुओं का जो जीवन क्रिया होती है वो एक जैसी होती है, एक रूप होती है, लेकिन मनुष्य का जो जीवन का क्रियाकलाप होता है वह अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार बनाता है। तो यहाँ कथन जो है हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। अगला है प्रत्येक समाज में ऐसे नियम होते हैं जिन्हें वह कानून कहता है और अन्य जिन्हें वह प्रथा कहता है, जिन्हें माइलिनोवस्की 1926 में किस प्रकार बताया है। तो कानून प्रथा, तो कानून को कोर्ट कांस्टेबल के रूप में जो है माइलिनोवस्की बताते हैं। ये भी शब्द बड़ा ढूंढने पर ही आपको मिल सकता है, नहीं तो नहीं, जल्दी नहीं मिलेगा। ये आपको इग्नू में मिल सकता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2।
अगला है बस्ती, घेट्टो एवं शहरी संपन्नता के संदर्भ में कमी के स्थानों की संपन्नता को परिवर्तित करती है कि भैया जो बस्तियां हैं एवं शहरी संपन्नता है, इन स्थानों के कमी, स्थानों में कमी, स्थानों की संपन्नता में परिवर्तन हो रही है या प्रक्रिया बताती है, तो इसको कहते हैं भद्रीकरण। क्या कहते हैं इसको? भद्रीकरण। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला है किसका कथन है कि शक्ति सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में, शक्ति सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में सभी स्तरों पर, सभी संस्थाओं और सभी लोगों के पास माध्यम से प्राचलन करती है। तो यह जो कथन है यह मिशेल फूको का है, तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। अगला है पियरे बोर्दियू के प्रकाशनों को क्रम में लगाइए। तो द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, तो इनका जो पहला पुस्तक था वह आउटलाइन ऑफ ए सोशल थियरी ऑफ प्रैक्टिस था 1972 में। तो नंबर 1 पे आ जाएगा, अर्थात सी, पहले सी आएगा। उसके बाद इन्होंने लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस दिया 1980 में, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पे जो आएगा इनका पुस्तक एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी 1992, ये आएगा। तो सबसे पहले सी, तो इसका तो एक ही से हो जा रहा है, CABD। मैस्कुलिन डोमिनेशन, लास्ट में इन्होंने मैस्कुलिन डोमिनेशन जो है पुस्तक दी है 2002 में। तो इसका राइट आंसर हमारा एक हो जाएगा। अगला है दुर्खीम के अनुसार यदि अपराध अवश्यभावी है तो दंड का कार्य क्या होगा? तो दंड का कार्य है जो भाई सामूहिक नियम है, सामूहिक चेतना है, सामूहिक संवेदना है, उसकी रक्षा करना, अनुरक्षण करना। समाज को इन्होंने सर्वोपरि बताया है, तो यहाँ राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला है वह औपचारिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कतिपय प्रकार का कौशल और ज्ञान विशिष्ट व्यवस्था के रूप में अभिकल्पित पाठ्यक्रम के माध्यम से सामान्यतः प्रदान किया जाता है। तो हम भाई कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें क्या मिलता है? तो हम स्कूल में जाते हैं, एक निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से कुछ कौशल, कुछ स्किल, कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं को सीखते हैं, तो इसको स्कूलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कूलिंग। तो यहाँ राइट आंसर जो है जाए थर्ड हो जाएगा। अगला है तो मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम जो है यहाँ पे करना है। तो अर्जुन अप्पादुरई की पुस्तक जो है वह मॉडर्निटी एंड लार्ज है। क्या? मॉडर्निटी एंड लार्ज, कल्चर डायमेंशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेंजामिन बार्बर किसकी बात करते हैं? जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड। सैमुअल हंटिंगटन किसकी बात करते हैं? तो इन्होंने द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के संघर्ष की बात की है। द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। इरविन जेटलिन रीथिंकिंग सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक। अगला है भेद का नारीवादी सिद्धांत जो महिलाओं के सकारात्मक पहलुओं की प्रशंसा करता है। तो महिलाओं के सकारात्मक पहलुओं की प्रशंसा करने वाले नारीवादी सिद्धांत को सांस्कृतिक नारीवादी कहते हैं। क्या? सांस्कृतिक नारीवादी, एक आंसर है इसका। अगला है तो निम्नलिखित में से किसने द्विभाजित चेतना, बाइफैक्चुअल कॉन्शियसनेस की संकल्पना दी है? तो यह डोरथी ई स्मिथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसका अगला भाग हम अगले दिन देखेंगे।